आज हम चलते हैं सन 1730 में। उस समय जोधपुर के राजा थे महाराज अभय सिंह। उनके यहाँ पे कुछ भवन निर्माण का काम चल रहा था और उस काम की देखरेख कर रहे थे उनके एक मंत्री थे गिरधारी लाल जी। गिरधारी लाल जी ने अपने सैनिकों को बोला कि तुम लोग जाओ जंगल में और लकड़ियाँ लेके आओ कुछ। उस समय सीमेंट वगैरह तो होता नहीं था, तो लकड़ी को जला के उसके बुरादे को एज ए सीमेंटिंग एजेंट काम में लिया जाता था। सैनिक आदेश मिलते ही निकल पड़े जंगल की ओर। चलते चलते वो जोधपुर रियासत के ही गांव जिसका नाम था खेजड़ली, वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँच के उन्हें दिखे काफ़ी सारे हरे पेड़ जो सभी खेजड़ी के थे। उन्होंने सोचा कि चलो इन्हें काट के ले चलते हैं। वो जैसे ही पेड़ काटने पहुँचे तो उन लोगों को एक गांव के जो लोकल क्राउड थी, जो लोकल लोग थे, उनका सामना करना पड़ा। वो सभी लोग थे बिश्नोई समाज के और उस ग्रुप की अगुवाई कर रही थी माँ अमृता देवी बिश्नोई। वो लोग वहाँ पहुँचे। उन्होंने सैनिकों से बोला कि तुम लोग क्यों पेड़ काट रहे हो। सैनिकों ने कहा हमें आदेश है। इस पर माँ अमृता देवी ने बोला कि तुम्हें अगर लकड़ी की ज़रूरत है तो तुम सूखे लकड़ी है या सूखे पेड़ हैं वो लेके जाओ, हरे पेड़ क्यों काट रहे हो। वैसे ही ये जो राजस्थान है इस भाग में, रेगिस्तान वाले भाग में, वैसे ही ना तो बारिश हो पाती है ढंग से, तो कोई पेड़ पौधा ढंग से पनप नहीं पाता। बहुत मुश्किल से कुछ गिनी चुनी प्रजातियों के पेड़ ही हैं यहाँ पे जो हरे रह पाते हैं। दूसरी चीज़ कि इस हरियाली के कारण यहाँ का जो तापमान है वो थोड़ा बहुत कंट्रोल में रहता है। अगर ये पेड़ भी तुम काट के ले जाओगे तो तापमान बढ़ेगा फिर। आप सोचिए उस समय पे जब ना कोई ज़्यादा एजुकेशन हुआ करती थी, ना कोई ग्लोबल वार्मिंग जैसा कुछ कॉन्सेप्ट था जो लोगों को सबको पता हो। उस समय भी उन लोगों को ये पता था कि अगर हरे पेड़ काट के ले जाओगे तो उस इलाके का तापमान बढ़ जाएगा, गर्मी बढ़ जाएगी और बारिश भी नहीं होगी। सैनिक नहीं माने। सैनिकों ने कहा नहीं, हमें तो ऊपर से आदेश है राजा का, हमें तो लकड़ी चाहिए, हम पेड़ काट के ले जाएंगे, हम ले जाएंगे, तुम लोग क्या कर लोगे। इस पर माँ अमृता देवी ने कहा कि हम कर तो कुछ नहीं सकते, बस ये है कि हम अपनी आंखों के सामने इन पेड़ों को नहीं कटने देंगे। ये कह के वो सब जितने भी लोग थे सब पेड़ों के आसपास जमा हो गए, वो सब पेड़ों से चिपक गए। सैनिकों ने अपना काम जारी रखा। उन्होंने सबको मार दिया और पेड़ की लकड़ी काट के ले गए। इस जो बहुत बड़ा बलिदान था प्रकृति के लिए, इस पूरे बलिदान में माँ अमृता देवी, उनकी 3 पुत्रियों सहित बिश्नोई समाज के कुल 363 लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी उन हरे पेड़ों को, खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए। बहुत बड़ी बात है कि कोई इंसान पेड़ को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दे। बिश्नोई समाज के संस्थापक जो थे जाम्बोजी महाराज। बिश्नोई समाज वैसे भी प्रकृति के कार्यों में बहुत आगे रहता है। उनके कुछ उसूल थे जिसमें से काफ़ी सारे उसूल प्रकृति संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण के बारे में थे। तो उनकी एक कहावत थी लोकल वहाँ की लैंग्वेज में, जिसका मतलब ये हिंदी में ये होता है कि यदि एक पेड़ को बचाने के लिए एक सर की कुर्बानी भी हो जाए, एक सर कट भी जाए, तो भी उस पेड़ की कीमत उस सर से ज़्यादा हो। ये बात थी सन 1730 की। राज्य था राजस्थान और पेड़ था खेजड़ी। आज सन 2024-25 की बात है, वही राजस्थान है और वही खेजड़ी पेड़ है। उस समय समाज के लोगों ने पेड़ को बचाने के लिए अपनी प्राणों की आहुति दे दी थी और आज वही पेड़ उसी राजस्थान की मरुधरा का बेतरतीब तरीके से काटा जा रहा है और लोकल लोग हैं वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे, उनके हाथ बंधे हुए हैं। आइए जानते हैं मसला क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर अर्पित सक्सेना। मैं प्रोफेशन से एक डेंटिस्ट और पैशन और दिल से वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ये मुद्दा शुरू हुआ आज से कुछ साल पहले, जब देश विदेश में सभी जगह पे सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन एनर्जी की होड़ मचने लगी। उस समय भारत देश ने अपना 2030 तक का जो सोलर एनर्जी प्रोडक्शन का टारगेट था वो रखा 280 गीगावाट का, और उसमें से 90 गीगावाट का जो टारगेट था वो राजस्थान राज्य ने अपने लिए रखा कि 2030 तक राजस्थान राज्य 90 गीगावाट सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करेगा हर साल। अब राजस्थान क्योंकि एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे धूप काफ़ी पड़ती है, साल के ज़्यादातर महीने में धूप रहती है, और राजस्थान का ज़्यादातर जो ज़मीन है वो हरे पेड़ों से वंचित है, मतलब कम है वहाँ पे पेड़। तो राजस्थान का इंसोलेशन ज़्यादा है ओवरऑल। इंसोलेशन का मतलब होता है सूरज की जो धूप है, जो सनलाइट है, वो ज़मीन पे जितनी पहुँचती है उसे इंसोलेशन कहते हैं। तो क्योंकि राजस्थान का
जो ज़्यादातर ज़मीन है वो फ्लैट है, ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं हैं, तो काफ़ी सारी रोशनी जो है वो राजस्थान की ज़मीन पे पड़ती है। इंसोलेशन ज़्यादा है, इसके कारण राजस्थान के लिए ये जो 90 गीगावाट का टारगेट है वो अचीवेबल है, फीजेबल है। अब टेंडर निकले, कंपनीज ने टेंडर भरे। अब ज़रूरत थी उन्हें ज़मीन की जहाँ पे सोलर प्लेट्स लगा सकें, सोलर प्लांट्स लगा सकें। तो उन्होंने किसानों से जो ज़मीनें थी उनको लीज़ पे लेना, या नॉट खाली किसान, वहाँ के सभी लोगों से जो भी उनकी ज़मीनें थी उनको लीज़ पे लेना या ख़रीदना शुरू किया ताकि वो प्लांट लगा सके। ज़्यादातर ज़मीन उन्होंने ली लीज़ पे, 15 साल, 20 साल, 30 साल की लीज़ पे उन्होंने ज़मीन। आगे उन्होंने उन ज़मीनों पे जाके सोलर प्लेट्स लगाना शुरू किया। अब उदाहरण समझिए एक आप, अगर आपको 1 बीघा ज़मीन पे अगर सोलर प्लांट लगाना है और कुछ पेड़ होंगे वहाँ पे, कुछ झाड़ियाँ होगी, कुछ घास होगी, तो आप पूरी ज़मीन पे तो लगा नहीं सकते। तो अगर आप उन सबको छोड़ के अगर प्लेट्स लगाएंगे तो आप, फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे इस चीज़ का नॉलेज नहीं है इसलिए मैं एक उदाहरण बोल रहा हूँ, कुछ भी मान लीजिए 1 बीघा ज़मीन पे अगर आप बिना पेड़ पौधे काटे, बिना झाड़ियाँ हटाए, बिना मतलब नेचर को डिस्टर्ब किए, अगर आप 10 किलोवाट अगर बिजली बना पाते हैं, यही अगर आप पेड़ काट देंगे, वहाँ के झाड़ियाँ हटा देंगे, तो आपको ज़्यादा प्लेट लगाने की जगह मिल जाएगी, तो आप उससे ज़्यादा प्रोडक्शन ले पाएंगे। अगर 5-10% भी ज़्यादा लिया आपने, तो वो 5-10%, हालांकि परसेंटेज में कम लगता है, लेकिन वो जब सालों की गणित लगाई जाती है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा होता है। और जब प्लांट वाले ने अगर ज़मीन लीज़ पे ली है तो वो चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो। वो ये नहीं देखेगा कि, बहुत कम लोग होते हैं जो देखते हैं, बाकी मैक्सिमम लोग नहीं देखेंगे कि उस पेड़ काटने से, झाड़ियाँ काटने से कुछ नुकसान हो रहा है प्रकृति को, नेचर को नहीं हो रहा है, वो सब कोई नहीं देखता है। ठीक है, तो इस हिसाब से उन्होंने सोचा कि पेड़ काट दो, झाड़ियाँ काट दो, तो हम ज़्यादा प्लेट्स लगा पाएंगे, हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। इस पूरी प्रक्रिया में एक लूप होल मिला कंपनी वालों को। क्या लूप होल मिला? वैसे तो दो मिले, पहले की बात करते हैं। पहला लूप होल ये था कि अगर कोई भी आप प्रोजेक्ट शुरू करते हो किसी भी प्रकार का, और उसमें प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले एक EIA होता है। EIA मतलब एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। ये प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले किया जाता है। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे स्क्रीनिंग और बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। तो प्रोजेक्ट की जब लास्ट में असेसमेंट की जब लास्ट में रिपोर्ट बनती है, तो उसके बेसिस पे देखा जाता है असेसमेंट में कि ये प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले प्रकृति को, नेचर को, जानवरों को या सोसाइटी को कुछ नुकसान तो नहीं होगा। अगर असेसमेंट के बाद पता पड़ता है कि किसी भी तरह का नुकसान नेचर को या ह्यूमन सोसाइटी को होगा, तो फिर उस प्रोजेक्ट में उस हिसाब से मॉडिफिकेशन किए जाते हैं, या फिर अगर ज़्यादा होता है नुकसान तो फिर उस प्रोजेक्ट को रोक भी दिया जा सकता है, अगर ढंग से EIA किया जाए तो। अब लूप होल ये मिला कि अगर आप कोई भी सोलर पावर प्रोजेक्ट डालते हो तो उसमें EIA मैंडेटरी नहीं है। यानी आप सोलर प्रोजेक्ट डालो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप EIA करो, गवर्नमेंट आपसे रिपोर्ट नहीं मांगेगी उसकी कि भाई इसके बाद में कुछ नुकसान होगा, फ़ायदा होगा, ये सब ठीक है, चलता है, क्योंकि आप रिन्यूएबल एनर्जी बना रहे हो। पहला लूप होल ये मिला। इसी चीज़ में अगर EIA किया जाता तो हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें जो आ रही हैं, ये मैं जो बता रहा हूँ आगे आने वाले पार्ट्स में, वो पहले ही मालूम पड़ जाता है, तो उस हिसाब से प्रोजेक्ट के ऊपर कुछ रेगुलेशंस लगा दिए जाते हैं और इतना नुकसान नहीं हो। दूसरा लूप होल इन कंपनीज़ को मिला कि अगर आप किसी प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर अगर खेजड़ी काटते हो तो आपको मालूम है कितना जुर्माना देना पड़ता है? गैस करिए, सिर्फ 100 रुपये। रिसेंटली अभी कुछ टाइम पहले कंप्लेंट्स के कारण से वो जुर्माना बढ़ाया, शायद 50,000 या 1 लाख किया है, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है। बाकी पहले सिर्फ 100 रुपये था। आप पूरा एक खेजड़ी का पेड़, हरा भरा पेड़ काट दो प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर, 100 रुपये का जुर्माना दो, फ्री। अगर आप खाली उस पेड़ की लकड़ी, उसके ऊपर जो लगने वाला फल है, जो राजस्थान की फेमस सब्ज़ी है केर सांगरी, तो सांगरी जो होती है वो खेजड़ी के पेड़ का फ्रूट ही होता है। तो जो फली है उसकी सांगरी, उसका वेट निकालो, 500-700-1000 रुपये किलो बिकती है। वो पत्तियों का वेट, खाली लकड़ी का वेट लगा लोगे, निकाल लोगे आप, तो ही 100 किलो से ऊपर, 100 रुपये से ऊपर तो आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी। और पूरा पेड़ काट देने का आपको खाली 100 रुपये जुर्माना था। इस लूप होल, दोनों लूप होल्स का बहुत जम के फ़ायदा उठाया कंपनीज़ ने, और बहुत बेतरतीब तरीके से उन्होंने सोलर प्लांट्स लगाने शुरू कर। अब बात करते हैं तो सिर्फ खेजड़ी नहीं, उन्होंने और भी बहुत सारे, काफ़ी सारे पेड़ हैं जो राजस्थान के उस एरिया में, जो थार डेजर्ट वाले एरिया में,
बहुत मुश्किल से पेड़ हो पाते हैं, आपको भी पता है, आप कभी गए होंगे या फ़ोटो भी देखा होगा तो आपको पता है। जैसे हमारे यहाँ पे कोई भी पेड़ आप ज़मीन में बीज लगा दोगे, पौधा लगा दोगे, पानी दोगे, हो जाएगा अपने आप से, ऐसा नहीं होता वहाँ पे। बहुत कम प्रजातियों के पेड़ हैं जो पौधे से पेड़ या बीज से पेड़ बन पाते हैं, बहुत मुश्किल से, और सालों लग जाते हैं इसमें। खिजड़ी का पेड़ ऐसा नहीं है कोई के 5-7 साल में पूरा बड़ा हो गया। तो खिजड़ी तो एक है ऑब्वियसली, बट उसके अलावा भी बहुत सारे प्रजाति के पेड़ हैं, जैसे कुमटिया, देसी बबूल, कीकर और आंकड़े का जो होता है, ये सब पेड़ वहाँ पे थे। उन सबको काटना उन्होंने शुरू कर दिया। इसके अलावा बहुत सारी वहाँ की नेटिव ग्रासेस भी हैं, जैसे सेवण, धामण, करड़, बूर आदि। इन घासों को भी उन्होंने काटना शुरू कर दिया। ये घासें, मतलब ये ग्रासेस के जो स्पीसीज़ हैं, ये हर कहीं देखने नहीं मिलती, ये लोकल स्पीसीज़ है। लोकल नेटिव पेड़ पौधे, इंडिजिनियस पेड़ पौधे पे हमेशा इसलिए फोकस किया जाता है क्योंकि वो लगाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। वो वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से, वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से वो अडेप्टेड होते हैं, तो अपने आप उग जाते हैं। आप उनको काट तो दोगे डेजर्ट में, बट दूसरा कुछ और लगाने जाओगे आपको बहुत परेशानी हो जाएगी, और लगे सर्वाइव कर पाए उसके चांसेस भी काफ़ी कम होते हैं। तो पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, घास, बेर के जो झाड़ियाँ होती है, बेर जो अपन खाते हैं, वो भी काफ़ी वहाँ पे मिलती है। उन्होंने वो भी काटी हैं काफ़ी सारी, बहुत मतलब 200-400 की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में काटे गए ये सब लोग। काटे उन्होंने, प्लांट्स डाल दिए। इसके अलावा एक और गलती की कंपनीज़ ने। राजस्थान के उस जो डेजर्ट वाला एरिया है, उस पार्ट में दो तरह की ज़मीन होती है। एक को बोलते हैं ओरण, दूसरी होती है गोचर। ओरण भूमि होती है वहाँ के लोग, जो गांव के लोग हैं, उस एरिया के लोग हैं, वो लोग अपने देवी देवताओं के नाम की ज़मीन छोड़ते हैं। उस ज़मीन में किसी भी तरह का आप सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट नहीं कर सकते हो, कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं कर सकते हो, इवन कि वहाँ से आप एक लकड़ी भी उठा के नहीं ला सकते हो। इतना प्रोटेक्टेड एरिया होता है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। बहुत सारी दूसरी जगह पे भी अगर इसको लागू किया जाए तो भले ही सरकार की तरफ से प्रोटेक्ट एरिया नहीं हुआ, लेकिन लोकल कम्युनिटी तो उसको प्रोटेक्ट कर रही है ना। तो अब जब इतना नेचुरली इसको छोड़ दिया जाएगा तो वहाँ पे जानवर, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे सब नेचुरली रहेंगे। तो ओरण भूमि जो थी वहाँ पे भी उन्होंने प्लेट्स लगानी शुरू कर दी कंपनीज़ ने। दूसरी तरह की भूमि होती है गोचर भूमि। गोचर मतलब जो लोकल ग्रासलैंड होता है, वहाँ पे सिर्फ उनके जो पशु हैं, गाय भैंस वगैरह, बकरी वगैरह, वो वहाँ पे चरने के लिए जाते हैं। उसके ऊपर भी उन्होंने प्लेट्स लगानी शुरू कर दी। अब क्योंकि ऊपर से दबाव था तो फिर लोकल कम्युनिटी भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई, वो लगाते गए, लोगों के अंदर आक्रोश बढ़ता गया। ये सब गलतियाँ हुई वहाँ पे सोलर प्रोजेक्ट को लेकर। इसके अलावा सोलर प्लांट में अभी तो खैर वैक्यूम से साफ़ करने की टेक्निक आ गई है, बाकी जो पुराने प्लांट्स हैं उनको प्लेट्स के ऊपर, अब रेगिस्तान है तो धूल काफ़ी उड़ती है, डस्ट काफ़ी उड़ती है, वो ऊपर प्लेट के ऊपर चिपक जाती है जाके। तो उसको साफ़ करने के लिए फ्रेश वाटर ही यूज़ किया जा सकता है। सलाइन पानी या गंदा पानी आप यूज़ नहीं कर सकते सोलर प्लेट्स को साफ़ करने के लिए। तो उसके लिए उन्होंने फ्रेश वाटर यूज़ करना शुरू किया। अब थोड़ी सी प्लेट्स होती हैं तो उसके लिए इतना पानी यूज़ किया जाता है, तो अब जब इतने बड़े हेक्टेयर्स में, लाखों हेक्टेयर में जब प्लांट लगेगा तो उसके लिए कितना पानी चाहिए हर बार साफ़ करने के लिए। फ्रेश वाटर वहाँ पे फिर वो यूज़ करना शुरू किया तो पानी वेस्ट होना शुरू हुआ। ये भी गलत है। ये तो हमने देख लिया कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। अब हम आते हैं इसके रिज़ल्ट्स के ऊपर। कि पहला रिज़ल्ट तो ये आया इसका कि राजस्थान पूरे देश में डेयरी इंडस्ट्री में और लाइव स्टॉक में दूसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे यूपी है, दोनों में ही। दूसरे नंबर पे राजस्थान है। राजस्थान में काफ़ी सारे कैटल हैं, और जितने कैटल होंगे उतना डेयरी प्रोडक्शन होगा, दूध उतना ही आएगा। अब जब, और ये जो ज़्यादातर जो लाइव स्टॉक है, मतलब जो कैटल है, वो डिपेंड करता है अपने फूड के लिए, अपने फॉडर के लिए इसी जो थार डेजर्ट है उस एरिया के पेड़ पौधों के ऊपर, उसी घास के ऊपर। अब आपने जब घास काट दी, पेड़ पौधे काट दिए, तो फिर उनको खाना कहाँ से मिलेगा? खाना नहीं मिलेगा तो डेयरी प्रोडक्शन कहाँ से होगा? जितना दूध निकलता था, जितना दूध पहले आता था, उतना नहीं आ पाएगा। तो इकोनॉमी पे फ़र्क पड़ेगा, एनिमल्स की हेल्थ के ऊपर फ़र्क पड़ेगा, लोगों के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। दूसरा इम्पैक्ट जो इन सोलर प्लांट्स का पड़ा वो वहाँ के एनिमल्स के ऊपर पड़ा। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो सिर्फ थार डेजर्ट में या गुजरात के कुछ भाग में ही पाए जाते हैं नेचुरली।
अब एग्ज़ाम्पल देखते हैं तो ऊँट हो गया, कैमल, डेजर्ट कैट हो गई, ब्लैक बक हो गया, चिंकारा हो गया। ये सब जानवर वहाँ पे क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि वो वहाँ के लिए अडेप्टेड है और वहाँ के ही झाड़ी पौधे पेड़ उनके ऊपर उनका फूड डिपेंड करता है। जब आपने वहाँ से पहला तो उनका खाना हटा दिया, झाड़ियाँ काट दी, घासें काट दी, सब काट दिया। दूसरा, आपने जिस एरिया में, जितने बड़े एरिया में वो घूमते थे, जितना आसानी से वो घूमते थे, उसको कम कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया उनके मूवमेंट को। तो फिर वो उनकी भी संख्या ऑब्वियसली कम होनी ही है। आपने जितने भी सोलर पावर प्लांट लगाए उनके आसपास में तारबंदी की, बाउंड्री बनाई है। वो नुकीले तार जानवरों के कभी पेट पे लगते हैं, कभी सर पे लगते हैं, कभी जानवर उसमें फंस जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, चोट के कारण इन्फेक्शन हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारे रॉडेंट्स हैं, चूहे, सांडा जिसको बोलते हैं, स्पाइनी टेल लिजर्ड, वो उसी इलाके में पाई जाती है। उसके लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं उसे देखने के लिए। उनकी संख्या में कमी हो गई। इसके अलावा वहाँ की एवियन बायोडाइवर्सिटी के ऊपर भी फ़र्क पड़ा। राजस्थान ऐसा एरिया है, राजस्थान का भी जो थार डेजर्ट है वो ऐसा एरिया है जहाँ पे काफ़ी सारे रैप्टर्स पाए जाते हैं नेचुरली। वल्चर्स को छोड़ दो, वल्चर्स मिलते हैं बीकानेर में, बट वो उनकी नेस्टिंग वहाँ पे नहीं है, क्योंकि वल्चर्स नेस्टिंग करने के लिए थोड़ा पहाड़ी इलाकों की जो गुफाएं होती हैं ऊंची, वहाँ पे नेस्टिंग करते हैं। उनको छोड़ दो तो बाकी दूसरे रैप्टर्स भी हैं जो राजस्थान के उस डेजर्ट वाले पार्ट में काफ़ी अच्छी संख्या में पाए जाते हैं। कारण पेड़ पौधे झाड़ियाँ कंपैरेटिवली इतनी घनी नहीं हैं तो नीचे तक देख पाते हैं। रैप्टर्स अपनी आँखों के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेबल होते हैं अपने खाने के लिए। ऊपर से देखेंगे उनको ईजिली अपना प्रे दिख जाता है, चूहा, गिलहरी, छिपकली, सांप, उनको ईजिली दिख जाता है, वो आके अटैक कर देते हैं। इसके कारण से वहाँ पे रैप्टर्स की संख्या काफ़ी अच्छी थी। अब जब आपने पूरी फूड साइकिल डिस्टर्ब कर दिया, आपने पेड़ पौधे हटाए, पेड़ पौधे से इंसेक्ट्स हटे, कम हुए, उसकी वजह से रोडेंट्स कम हुए, रोडेंट्स की वजह से रैप्टर्स कम हुए, क्योंकि रैप्टर्स का खाना रोडेंट्स हैं ज़्यादातर, या रेप्टाइल्स हैं। तो इसके कारण रैप्टर्स की भी काफ़ी बड़ी संख्या इफेक्ट होगी, नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं इस प्रोजेक्ट के कारण। तो फिर ये प्रोजेक्ट का मतलब क्या है? सोलर प्रोजेक्ट क्यों चलाया जाता है? सूरज से बिजली क्यों बना रहे हैं अपन? ताकि अपन नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस के ऊपर डिपेंडेंसी कम करें। अगर आप सूरज से नहीं बनाते तो जितने भी थर्मल पावर प्लांट्स हैं वो कोयला जलाते हैं, कोयले से वो भाप स्टीम बनती है, स्टीम से वो टरबाइन घूमते हैं, इस प्रकार से चलाते हैं। तो कोयला जलेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। वो नहीं हो हम इसलिए सोलर एनर्जी की तरफ आ रहे हैं। अब जब सोलर एनर्जी में भी आप पेड़ पौधों को काट के वैसे भी ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा ही रहे हो, तो फिर सेंस ही क्या बनता है सोलर एनर्जी ऐसी प्रोड्यूस करने का? आप करो, बेशक करो, लेकिन कुछ ऐसा तरीका निकालो कि जिससे ये प्रकृति को नुकसान ना हो, ये बैलेंस ना बिगड़े। इस तरीके से अगर आप बैलेंस बिगाड़ के अगर सोलर एनर्जी बनाओगे तो उसका कोई रिज़ल्ट अच्छा नहीं निकलने वाला है। आने वाली पीढ़ियाँ बहुत सारी चीज़ें देख नहीं पाएंगी ऐसी। ऐसा ना हो कि ये सब जो डेज़र्ट की जो डाइवर्सिटी है, जो जानवर हैं, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, वो पूरी तरीके से खो जाए। हालांकि सरकार ने इसका थोड़ा सा पाबंदी की थी कंपनीज़ के ऊपर कि अगर आप पेड़ काटोगे तो आपको दूसरे पेड़ लगाने पड़ेंगे, बट वो कंपनीज़ ऐसे पेड़ लगा रही हैं जो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, जैसा मुझे सोर्सेज से पता पड़ा है। आप वहाँ की नेटिव, और वैसे भी आप कॉमन सेंस लगाइए ना, अगर आप एक हरे भरे बड़े पेड़ को काट रहे हो, पता नहीं कितने 100 साल, 50 साल, 150 साल का होगा, इतना समय लगा उसको इतना बड़ा होने में, उसका एक मास देखो आप, उसका क्राउन का साइज़ देखो, तो उससे कितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, वो कितनी डाइवर्सिटी उसके ऊपर डिपेंड करती है। आप आज एक पौधा लगाओगे, उसको वो पेड़ बनने में, अगर वैसे तो चांसेस काफ़ी कम होते हैं रेगिस्तान में कि वो पेड़ बन पाएगा, लेकिन अगर वो बन भी गया तो उसको कितने साल लगेंगे उस लेवल पे आने में जिस लेवल पे आज आपने वो पेड़ काटा है। तो काटने की ज़रूरत ही नहीं है मेरे हिसाब से। आप कोई मिड वे निकालो। ऐसा नहीं है कि सोलर एनर्जी बनाना गलत है, आप बनाओ सोलर एनर्जी, बट इस तरीके से बनाओ कि जो वहाँ की डाइवर्सिटी है उसके ऊपर कोई डैमेज ना हो, कोई डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट हो। बंजर ज़मीन जैसा हो वहाँ पे लगाओ आप लोग। हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं? अब हम लोग ये कर सकते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस रखें और अवेयरनेस फैलाएं। जितनी ज़्यादा अवेयरनेस फैलेगी कि डेज़र्ट एरिया में इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है नेचर का, इतने ज़्यादा पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, खाली पेड़ पौधे कट गए यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगता।
पेड़ कट गया फुल स्टॉप, ये बात नहीं है। पेड़ पौधे कटने के बाद क्या होता है वो मैंने आपको पूरी स्टोरी बताई है कि कितनी सारी चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड करती है, हमारी आने वाली जनरेशन उसके ऊपर डिपेंड करती है। हम वैसे तो बोलते रहते हैं कि हिमालयाज़ में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, टेम्परेचर इतना बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो 2040 का प्रेडिक्शन था वो हम अटेन कर लेंगे बहुत जल्दी। जैसे आई थिंक 4-5 डिग्री डिफरेंस आ जाएगा बहुत जल्दी हमारे सामने, गर्मियों के टेम्परेचर पीक जो समर टेम्परेचर होता है उसमें। तो फिर कोई मतलब नहीं बनता ये सब चीज़ें करने का। हम जितनी अवेयरनेस फैलाएंगे तो हो सकता है ऊपर तक आवाज़ आए और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आए इस प्लान में कि भाई तुम थोड़ा ढंग से करो इसको। बस इसीलिए बनाया है वीडियो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।